Good afternoon, sir. Good afternoon. The topic to be discussed here is ways to counter neo-fascism. The question is India showing signs of growth in neo-fascism? Is communalism a systemic problem in India? Yeah. Thank you very much. This is, I think, a very disturbing question. Now, you have asked two things. Is communalism becoming systematic? And is it neo-fascist? So, the answer to both your questions is yes. Unfortunately, communalism, as we understand, communalism is a politics. It is not religion. Communalism is a modern phenomenon. Religions are very old. Religions preach love, amity and harmony. And communalism is built on hate of the other community. So as far as communalism is concerned, in last 30 years, communal politics, communalism has gone up in a big number, and it is mainly because of various local factors and various other things. So how do we see that? How do we say that communalism is becoming systemic in our system? There are 4 or 5 things which I would like to point out. See, communalism basically ये जो सांप्रदायिक राजनीति है, ये सांप्रदायिक राजनीति निश्चित रूप से हमारे समाज में एक लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ चलती है। सांप्रदायिक राजनीति ये एक आधुनिक प्रक्रिया है। सांप्रदायिक राजनीति धर्म के नैतिक मूल्यों के आधार पर नहीं चलती। सांप्रदायिक राजनीति धर्म के आवरण में चलने वाला एक राजनीति है। ये अपने आप में, जैसे धर्म तो बहुत पुराने हैं, पर सांप्रदायिक राजनीति पुरानी नहीं है। सांप्रदायिक राजनीति ये अभी के समय में आई है। तो आपका जो सवाल है, क्या सांप्रदायिक राजनीति समाज में गहरी होती जा रही है, उसके 4-5 मैं आपको निशानियां बता दूं कि एक तो एक तरफ हमारे समाज में गरीबी, भूखमरी, बेकारी, किसानों की आत्महत्या, किसानों की दूसरी समस्याएं, और पिछले कुछ सालों से अगर आप देखें तो भारत में डेमोक्रेसी के इंडेक्स में भारत पिछड़ता जा रहा है। बच्चों का जो न्यूट्रिशन है उसमें भारत पिछड़ता जा रहा है, और जिन पड़ोसी देशों पर हम हंसते थे वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से हमारे इंडेक्स में हमारे आगे चले जा रहे हैं। क्यों ऐसे हो रहा है? क्योंकि पूरी जो सरकार पिछले 6 साल से है और पूरी जो राजनीति पिछले 20-25 साल से है, ये राजनीति ऐसे मुद्दों को समाज में ले रही है जो समाज को बांटते हैं। तो कम्युनलिज्म क्या होता है? सांप्रदायिकता क्या होती है? सांप्रदायिकता ये धर्म के भावनात्मक मुद्दों के आधार पे सवालों को उठाना, समाज में बंटवारा करना, समाज के तबकों में उन्माद पैदा करना। देखिए, राम मंदिर के नाम पे हुआ, रथ यात्राएं हुई, रथ यात्राओं के बाद दंगे हुए, दंगों के बाद सांप्रदायिक राजनीति पावरफुल होती गई। और एक बड़ी मज़े की बात है, अगर देखिए दंगों का ग्राफ, जैसे दंगों का ग्राफ ऊपर चलता जाता है, भाजपा की राजनीतिक पावर, राजनीतिक सत्ता भी बढ़ती जाती है। दोनों में क्या संबंध है, ये बड़े बड़े लोग उसके बारे में सोच रहे हैं। तो सांप्रदायिक राजनीति हमारे सिस्टम का भाग बनती जा रही है। पहले देखिए राम मंदिर का मुद्दा आया, फिर देखिए गऊ हमारी माता है, लिंचिंग, बीफ खाना। बीफ खाने के नाम पे आपको हैरानी होगी कि बीफ खाने के नाम पर जो हत्याएं हुई वो 2014 के बाद ज़्यादा हुई। जितनी बीफ और काऊ के नाम पे हत्या हुई उसमें 90% ये 2014 के बाद हुई। और उसमें भी इसमें भी जो मारे जाने वाले लोग हैं, करीब 94 मुस्लिम्स हैं और 6% दलित्स हैं। तो ये हमारे सिस्टम का पार्ट हो गया। अब उसके बाद लव जिहाद को लाया जा रहा है, फिर घर वापसी का मुद्दा आ गया। और एक आपका सांप्रदायिकता हमारे समाज का कैसे भाग है, उसका सबसे गहरा उदाहरण देखना हो तो अभी कोरोना एपिडेमिक में देखिए। कोरोना एपिडेमिक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जनवरी बिगिनिंग से इंडिया को वार्निंग दी कि ये पैंडेमिक आने वाला है, आप तैयारी कीजिए। सरकार सोई रही थी, किसी और काम में व्यस्त थी। और जब मार्च में उनकी नींद खुली तो उन्होंने कोरोना को देखा और सबसे पहले देखा, अरे ये तो तबलीगी जमात के कारण है। मरकज़ निज़ामुद्दीन में इनकी सेमिनार चल रही थी, इन्होंने वहाँ कोरोना बॉम्ब बनाया, कोरोना जिहाद करने ही आए हैं। तो ये
इसको मैं मुसलमानों के प्रति द्वेष को देखते हुए ये बताना चाहता हूँ, ये सांप्रदायिकता का उदाहरण है। सांप्रदायिकता हमारे सिस्टम में कैसे घुसती जा रही है उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण ये कोरोना का केस है। अब उसके साथ देखिए आप कोई भी मुद्दे को, अभी किसानों का आंदोलन चल रहा है, किसानों की जेन्युइन डिमांड्स हैं, वो जेन्युइन डिमांड्स को कैसे भटकाया जा रहा है। अरे ये तो सिख हैं, ये तो खालिस्तानी हैं, पाकिस्तान इनके खिलाफ है, पाकिस्तान इनके पीछे है, पाकिस्तान इनके पीछे है, चाइना इनके पीछे है। तो ये सांप्रदायिकता का तरीका होता है कि वो समाज के असली मुद्दों पर ध्यान हटाकर ऐसे मुद्दों को सामने लाती है जिससे समाज में बंटवारा हो, समाज में जो प्रेम मोहब्बत की, भाईचारे की जो मजबूती है उसको तोड़ा जाए। इसलिए मैं कहता हूँ कि सांप्रदायिकता हमारे सिस्टम का भाग होते जा रहा है और ये हमारे राष्ट्र की, देश की, लोगों की एकता के लिए एक ये बहुत बड़ी रुकावट होगी। दिस विल बी अ बिग ऑब्स्टेकल टू आवर यूनिटी इन दिस कंट्री। Sir, how can constitutional directives be used to counter fascist tendencies in the polity? देखिए, जो हमारा संविधान है उसमें धर्म के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, पर सबसे बड़ी रुकावट ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज़ को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और न्याय व्यवस्था ने अपना काम बराबर करना चाहिए, उसके बगैर ये हो नहीं सकता। अब जैसे एक मैं आपको उदाहरण दूं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नागरिकता को धर्म से नहीं जोड़ता, ओके, और CAA जो पूरा आया था वो धर्म के आधार पे आया कि मुसलमानों के अलावा बाकी सबको हम नागरिकता देंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हमारी सुप्रीम कोर्ट अलर्ट है तो खुद होकर भी वो एक्शन ले सकती है और उसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई पिल डाले। सुप्रीम कोर्ट कोई अधिकार है कि जब भी वो देखे कि कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के रास्ते से भटक रही है तो उस पर वो एक्शन ले सकती है। इसलिए बाबा साहब ने कहा था केवल अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन होने से देश में लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा, उसको पालन करने के लिए किस प्रकार के लोग हैं, किस प्रकार की जुडिशरी है, किस प्रकार की एग्जीक्यूटिव है, ये सब होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सिद्धांतों को ठीक तरीके से पालन किया गया, जुडिशरी एकदम निष्पक्ष तरीके से अपना काम करे। अब जैसे आप देखिए कि बाबरी मस्जिद का केस देखिए, बाबरी मस्जिद के केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 1949 में मूर्तियां रखी गई, वो एक अपराध था। 1992 को बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, वो एक अपराध था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वहाँ राम मंदिर के होने का कोई प्रमाण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था, इसका भी कोई प्रमाण नहीं है। अब इसके बावजूद वो पूरी ज़मीन उन लोगों को दे देना जिन्होंने मस्जिद तोड़ी थी। तो आप देखिए, अगर जुडिशरी चाहती तो हमारे धर्मनिरपेक्षता को बहुत बचा सकती थी, फाशिज़म की ताकतों को कमज़ोर कर सकती थी। तो आपका सवाल तो सही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत प्रावधान है, देयर आर लॉट ऑफ प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोटेक्ट, टू काउंटर कम्युनलिज्म, टू काउंटर फाशिज़म। पर उसकी प्रैक्टिस में ऐसा हो गया है कि पिछले कुछ सालों में जो हमारी एग्जीक्यूटिव है, जो सांप्रदायिकता की जकड़ में है, एग्जीक्यूटिव बहुत पावरफुल हो गई है। एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर, वैसे देखा जाए तो हमारे देश में डेमोक्रेसी में क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर सभी मिनिस्टर्स में पहला मिनिस्टर होता है। यहाँ क्या हुआ है, प्राइम मिनिस्टर पहला मिनिस्टर और लास्ट मिनिस्टर वही है, बाकी किसी का कोई रोल नहीं है। यानी एक प्रकार की तानाशाही, चुनी हुई तानाशाही ये आ गई है। तो ऐसे में बाकी जो संस्थाएं हैं जिन्होंने डेमोक्रेसी को बचाना चाहिए वो भी बेचारी चुप हैं, खामोश हैं, आवाज़ नहीं उठा रही। तो मैं आपके सवाल को मान्यता देते हुए कहता हूँ कि देयर आर इनफ प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द थ्रेट ऑफ कम्युनलिज्म एंड fascism, but that depends on the power of other institutions of state like judiciary and independent organizations, which should be also be important part of our democratic system. तो इसमें मैं यही कहूँगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ हमें तभी तक बचा सकती हैं जबकि इनको पालन करने वाले
निष्पक्ष तरीके से इनका पूरा पालन करें तो फाशिज्म और सांप्रदायिक ताकतों को दूर रखना संभव है। Sir, how can we collectively as citizens of India work to counter divisive politics and enforce the constitutional spirit in our nation? तो आपका सवाल है कि ऐसे समय पे हम नागरिक लोग, सिटीजन्स, ये मिलकर हमारे संविधान के मूल्यों को कैसे बचा सकते हैं। इसमें मेरी स्पष्ट राय है कि अगर हमको देश को बचाना है, देश में लोकतंत्र, बहुल्यवाद, देश का जो प्लूरलिज्म है, बहुधर्मीय स्वरूप है, इसको बचाना है तो नागरिकों की जिम्मेदारी आज पहले से बढ़ गई है। उसमें सबसे तो पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आज देश में जो दंगे करवाए जा सकते हैं, अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार कराए जा सकते हैं, उसी के साथ साथ लोकतंत्र को संकुचित, स्टिफल किया जाता है। तो ये दंगे क्यों करवाए जा सकते हैं? दंगे इसलिए करवाए जा सकते हैं क्योंकि समाज में नफ़रत को फैलाया गया है। नफ़रत को किस आधार पर फैलाया गया है? नफ़रत को इस आधार पर फैलाया गया है, ख़ास तौर से हमारे मध्ययुगीन इतिहास में मुसलमान राजाओं का उदाहरण लेके मंदिर तोड़ने का, ज़बरदस्ती धर्मांतरण का, मुसलमानों के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा करके, क्रिश्चियंस के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा करके समाज में एक गलत धारणाएं पैदा की गई हैं। गलत धारणाओं के कारण नफ़रत पैदा की गई है। नफ़रत पैदा की गई है, इसलिए दंगे करवाए जा सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, दंगे करवाए जाने से सांप्रदायिक राजनीति ज़्यादा मजबूत होती है। तो हमने इसका पूरा उलट करना चाहिए। पूरा उलट क्या होगा? पहली बात तो ये कि हमारे समाज के बारे में जो गलत समझ, मिथक, मिसकंसेप्शंस, बायसेस, स्टीरियोटाइप्स अल्पसंख्यकों के बारे में हैं, मुसलमानों के बारे में, क्रिश्चियंस के बारे में, दलितों के बारे में, आदिवासियों के बारे में जो हैं, उनको दूर करना ज़रूरी है। इसलिए हम एक पूरी कोशिश से एक सही इतिहास, मध्ययुगीन काल का सही इतिहास, हिंदू मुसलमान का मेल जोल, भक्ति सूफ़ी की प्रेम मोहब्बत की परंपरा, इसके आधार पे समाज में एक प्रचार करना चाहिए। और आज समाज में जो नफ़रत की दीवारें खड़ी की गई हैं, याद रखिए, नफ़रत की दीवारें खड़ी की गई हैं, इन नफ़रत की दीवारों को तोड़कर मोहब्बत के पुल अलग धर्मों के लोग में बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए तो बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। जो लोग पूरे सक्रिय हैं और जो बाकी लोग एक अच्छा भविष्य देखना चाहते हैं, ये हम सबका कर्तव्य है। सबका कर्तव्य है कि नंबर एक, सही बात को समझें, नंबर दो, सही बात को समझ के इनके दूसरों तक ले जाएं। और सही बात को समझने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ रिकमेंड करना चाहूँगा कि समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं। आज एक बड़ा मीडिया पूरा सांप्रदायिक मीडिया हो गया है, गोदी मीडिया हो गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से नफ़रत फैलाई जा रही है। तो हम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि जो सही मीडिया है, जैसे तीस्ता से तलवाड़ का sabrang.in, wire.in, ऐसे मीडिया को हम प्रमोट करें। जो अच्छे यूट्यूब वीडियोस हैं जो हमको प्रेम मोहब्बत की बातें सिखलाते हैं, ऐसे यूट्यूब चैनल्स को प्रमोट करें। और सोशल मीडिया को हम खुद इस तरीके से ले जाएं, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक, अगर वो फेसबुक और व्हाट्सएप का उपयोग नफ़रत फैलाने के लिए कर रहे हैं तो हम उसका इस्तेमाल मोहब्बत फैलाने के लिए करें। तो ये तो नागरिकों की जिम्मेदारी है, ये सरकार नहीं करने वाली। इसलिए नागरिकों की ये जिम्मेदारी है कि इन चीज़ों के आधार पे नौजवान वॉलंटियर्स को ट्रेन करें। नौजवान नवयुवतियाँ समाज में इस प्रकार की चीज़ों को सोशल मीडिया के माध्यम से, लेक्चर्स के माध्यम से, सेमिनार्स के माध्यम से, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से इसको प्रमोट करें। और यहाँ मुझे एक ऐसा लगता है, हमारे कुछ दोस्त लोग पीस सेंटर, शांति केंद्र की एक कल्पना लेकर चल रहे हैं। पीस सेंटर में क्या है? हफ्ते में 15 दिन में एक बार कम्युनिटी को जोड़िए, एक आध फिल्म देखिए, कोई अच्छी किताबों की चर्चा कीजिए, अच्छा साहित्य का लिटरेचर कीजिए। तो ये एक चीज़ हो गई कि लोगों के सोच में बदलाव। दूसरा जो है कि हमारे मेल जोल के कार्यक्रम, होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, इसके जो सामाजिक पहलू हैं उसमें हम एक दूसरे के गले मिलें,
एक दूसरे के साथ मिलकर जो उसका खुशी बांटें, खुशी बांटने से बढ़ती है और एक मिले हुए समाज में हम ये खुशी बांटें, अलग अलग कम्युनिटीज़ को साथ मिलाएं। इसमें तीसरा साधन ये है कि जो सामाजिक आंदोलन आज चल रहे हैं, जो सोशल मूवमेंट्स चल रहे हैं, इन सोशल मूवमेंट्स का समर्थन, सोशल मूवमेंट्स के सही सिद्धांतों के आधार पे ही समाज बदल सकता है, समाज में लोकतंत्र मजबूत हो सकता है। तो ये रोहित वेमुला के चारों तरफ जो आंदोलन चला, फिर कन्हैया कुमार के चारों तरफ जो चला, फिर जो हमारे किसानों के आंदोलन है, शाहीन बाग का जो आंदोलन है, ये सब को मैं एक आशा की किरण के रूप में देखता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी लोग, नागरिक समाज, सिटीजन्स, आम लोग इसका थोड़ा भी अगर करें। आज होता क्या है, हाँ समाज में समस्या है, वो लोग ये कर रहे हैं, वो ग्रुप ये कर रहा है। उंगली खुद की तरफ आना चाहिए, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। और समाज के सभी लोग जो अच्छा समाज चाहते हैं, इसमें से अगर छोटा छोटा भी कंट्रीब्यूशन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी आवाज़ मजबूत होगी, निश्चित रूप से हम इस प्रकार का दबाव सरकार की नीतियों पे ला सकते हैं जो समाज को जोड़े और एक अच्छे समाज की तरफ हमको ले जाके बेहतरी के रास्ते पे ले जाए। और वो बेहतरी का रास्ता जो भक्ति संतों ने दिखाया था, कबीर, तुकाराम, नरसिंह मेहता, जो सूफी संतों ने दिखाया था, निज़ामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, जो आज़ादी के आंदोलन में महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद जैसे लोगों ने दिखाया था, वो रास्ते को लेकर हमको समाज में कैंपेन करने की ज़रूरत है, मेल जोल लाने की ज़रूरत है, तो ही हमारा संविधान का रास्ता पहले से मजबूत होगा। So, do you see any similarity between the growth of fascism in Germany and in India in the context of distorting science and history? देखिए, ये जर्मनी और भारत की तुलना करना, उसमें कुछ बात सही है, कुछ बात गलत है, क्योंकि हर जगह जो ये संकीर्ण सेक्टेरियन नैरो राजनीति, जिसको इंडिया में कम्युनलिज्म के ज़्यादा नाम पे जाना जाता है, और जर्मनी में जो आई जिसको फाशिज़म, नाजिज़म के नाम पे ज़्यादा जाना चाहा गया, तो दोनों की कुछ प्रवृत्तियाँ सिमिलर हैं और कुछ चीज़ें अलग हैं, क्योंकि हर एक देश की परिस्थिति के हिसाब से वहाँ की ये जो निगेटिव, नकारात्मक राजनीति, जो अब उसमें कुछ चीज़ें सामान्य क्या है, जैसे आप देखिए जर्मनी में यहूदियों को टारगेट किया गया, भारत में मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को टारगेट किया गया, जर्मनी में मज़दूरों के अधिकार समाप्त किए गए, यहाँ मज़दूरों के अधिकार, किसानों के अधिकार समाप्त किए जा रहे हैं। जर्मनी में अल्ट्रा नेशनलिज्म, उग्र राष्ट्रवाद था, उग्र राष्ट्रवाद के चलते कि भाई पड़ोसी देशों पे उन्होंने हमले किए, तो यहाँ भी उग्र राष्ट्रवाद, ये पड़ोसी देश में वो यहाँ फ्रेज चालू किया था, घर में घुस के मारेंगे। अब खैर उग्र राष्ट्रवाद यहाँ भावनाओं में बहुत लाया जाता है, राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद। वास्तव में ये राष्ट्रवाद नहीं है, ये हिंदू राष्ट्रवाद है। जो राष्ट्रवाद हमारा है वो है धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद, जो नेहरू का था, गांधी का था, भगत सिंह का था, डॉक्टर अंबेडकर का था। तो जर्मनी में और एक सिमिलरिटी है कि वहाँ भी तानाशाही, हिटलर कोई ऑटोमेटिक नहीं आ गया पावर पे, वो भी लोकतांत्रिक तरीके से पावर में आया और धीरे से उसने धीरे धीरे पूरे पावर अपने हाथ में केंद्रित कर लिए। भारत में भी वही हुआ है, लोकतंत्र के माध्यम से एक सरकार चुन के आई, उसमें एक व्यक्ति सुपर हीरो बन गया है और उसके हाथ में सब पावर है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो सिमिलर हैं, पर भारत में ख़ास तौर से इसका ज़्यादा आधार, नफ़रत का ज़्यादा आधार धर्म के आधार पर लिया जा रहा है। यूरोप में, जर्मनी में ज़्यादा आधार ये नस्ल के नाम पे था, रेस। और यूरोप में जो बड़े बड़े, अच्छा एक बात वहाँ भी समान है कि उसमें हिटलर के करीबी जो कॉरपोरेट थे वो बहुत बड़े विकसित हो गए, वो रॉकफेलर और मुझे तो नाम भी नहीं याद, वहाँ बड़े हो गए। पर यहाँ भी इंडिया में भी दिख रहा है, लोग जैसे गरीब होते जा रहे हैं, कुछ पूंजीपति घराने पहले से मजबूत होते जा रहे हैं। तो इसलिए कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं, पर सबसे बड़ी बात है लोकतंत्र के मूल्यों को समाप्त करना, समाज में नफ़रत पैदा करना, गैर कानूनी चीज़ें सरकार के द्वारा करना और लोगों की उसको सहमति मिलना।
ये मुझे सबसे खतरनाक बात दिखती है। जब गैर कानूनी चीज़ों को लोग समर्थन करने लग गए राष्ट्रवाद के नाम पे, वो देश के लिए सबसे घातक चीज़ होती है। जब तक लोग कहें सही सही है, गलत गलत है, हम सबके लोकतांत्रिक अधिकारों का आदर करते हैं, तब तक तो फाशीवाद विकसित नहीं हो सकता। जब लोगों के बड़े तबके में ये भावना आ जाती है, और एक तबका रहता है जिसको इसमें इंटरेस्ट रहता है, खुद के इंटरेस्ट, खुद के स्वार्थों के लिए, वो ये मानने लगता है कि ये जो चल रहा है अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, ये ठीक है, चलने दो, क्या है, वगैरह वगैरह, उसके लॉजिक भी ढूंढ लिए जाते हैं, उसके आधार पे प्रोपेगेंडा भी किया जाता है। तो ये इस पर बहुत सारे विद्वान लोग चर्चा करते रहते हैं कि फाशिज्म जो जर्मनी में आया और सांप्रदायिकता जो भारत में विकसित हो रही है, इसको कैसे देखा जाए। तो निश्चित रूप से इसमें देयर आर मैनी सिमिलैरिटीज़, और सबसे बड़ी सिमिलैरिटी मैं जो देखता हूँ वो है टारगेटिंग द माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना। दूसरा, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तीसरा, अल्ट्रानेशनलिज्म। चौथा, कॉरपोरेट वर्ल्ड का बड़ा होना। पांचवा, मजदूरों और किसानों के अधिकारों को समाप्त करना। ये मुझे एक सामान्य बात इसमें दिखाई देती है। So, to what extent have institutions upon which democracy stands compromised in context of the Supreme Court and its recent hearings? आपका जो सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट हियरिंग के आधार पे हमारे लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस कितने कमज़ोर हो गए हैं, उसके बारे में बातचीत करना। तो एक तो मैंने जैसे बताया कि फिर से मैं बाबा साहब को कोट करूँगा कि संविधान ऑटोमेटिक लागू नहीं होता, लागू करने वालों पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, और संविधान की रक्षा के लिए जुडिशरी ने सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाना चाहिए। और अभी पिछले कुछ सालों से जो हम देख रहे हैं, उससे आपको पिछली बार देखा होगा, पहले तो जुडिशरी के अंदर ही 4 सुप्रीम कोर्ट के जज इन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया कि हमारा जो कोर्ट का रवैया चल रहा है वो सही नहीं है। तो वहाँ से एक पता चल गया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है। फिर प्रशांत भूषण का केस हुआ, प्रशांत भूषण ने वो 1 रुपये का फ़ाइन दिया। फिर अभी ऐसे कुणाल कामरा के ऊपर हुआ। तो और मैंने जैसे आपको बताया बाबरी मस्जिद के केस के बारे में और दूसरे केसेस के बारे में किस प्रकार के जजमेंट आ रहे हैं वो हम देख रहे हैं। इससे ज़्यादा मुझे ये दिख रहा है कि जो जजमेंट आने के लिए सुप्रीम कोर्ट केसेस को हाथ में नहीं ले रहा, केसेस पड़े हैं पर उनको हाथ में ही नहीं लिया जा रहा। कश्मीर में आर्टिकल 370 को अबॉलिश हुआ। कईयों का मानना है, जो कानून ज़्यादा समझते हैं, कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से नहीं हुआ। कोई दूसरा सुप्रीम कोर्ट होता तो खुद होकर सरकार को कहता कि आप जो कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, पर उसके बारे में पिटीशन दायर की गई, सरकार चुप है। और दूसरा भी देखिए, एक स्टैन स्वामी नाम के 83 ईयर्स ओल्ड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया गया। उनको 83 साल की उम्र पे पार्किंसन डिसीज़ है। पार्किंसन डिसीज़ में हाथ हिलता है तो वो चाय आप पी नहीं सकते, उसके लिए सिपर लगता है। 15 दिन तक उनको सिपर की ज़रूरत थी, उनको नहीं दिया गया। ऐसे में हमारा कोर्ट क्यों नहीं इंटरवीन करता। गौतम नवलखा दूसरे जो एक कार्यकर्ता हैं, उनका चश्मा उनको चोरी गया जेल के अंदर। ये बड़ी मज़े की बात, जेल के अंदर उनका चश्मा चोरी गया। ठीक है, घर वालों ने चश्मा भेजा तो 2 हफ्ते तक जेल अथॉरिटीज़ ने उनको चश्मा नहीं दिया। तो ये जब चीज़ें पता चलती हैं तो ये लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का डिफेंस तभी हो सकता है जबकि जुडिशरी मजबूत हो। अभी बिहार के चुनाव में इलेक्शन कमीशन पे बड़ी उंगली उठी, और वो जो क्या तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी पार्शियलिटी की। उसके बारे में मामला यही है कि अगर जगह जगह सांप्रदायिक सोच वाले लोग बैठे हैं तो इंसाफ कौन देगा, ये सबसे बड़ी बात है। तो मुझे लगता है आज देश में जहाँ एक तरफ एग्जीक्यूटिव के रूप में एक प्राइम मिनिस्टर सुपर पावरफुल हो गया है, दूसरी जगह हमारे इंस्टीट्यूशंस को कमज़ोर कर दिया गया है, और उसको कई तरीके से कमज़ोर किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट के डिसीशंस उसमें एक बहुत बड़ा हमको दिखाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जिन मामलों को लेना रहता है उन पे चुप रहता है, और जो मामले रुक सकते हैं उनको तुरंत ले लेता है।
अर्णब गोस्वामी का केस लीजिए, क्या जल्दी थी एक हफ्ते के अंदर उसको लेने की? रुक सकता था, वो नौजवान व्यक्ति है, उसके खिलाफ कुछ चार्जेस हैं, वो जो भी है वो कितना अर्जेंट नहीं था। स्टैन स्वामी का केस ज़्यादा अर्जेंट था। तो ये एक्ट ऑफ कमीशन एंड एक्ट ऑफ ओमिशन दोनों से पता चलता है कि हमारी संस्थाएं लोकतांत्रिक मूल्यों को उतना महत्व नहीं दे रही जितना उन्होंने देना चाहिए। तो मुझे यही लगता है कि हमारा आज सिटीजन्स पे, नागरिकों पे बहुत जिम्मेदारी है कि कम से कम इन चीज़ों के बारे में अपनी आवाज़ को लोकतांत्रिक रास्ते से सामने लाएं और ये चीज़ों को, समाज की व्यवस्था को एक सही रास्ते पर लाने के लिए कोशिश करें। वही एक हमारे सामने तरीका बचा है। और अंत में तो ये भी कहना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है, वो पॉलिटिकल पार्टी किसी न किसी तरीके से चुनाव जीत जाती है। इसके बारे में भी हमें कुछ करना चाहिए। एक तो विपक्ष बहुत बटा हुआ रहता है, बटा हुआ विपक्ष उनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो विपक्ष को कैसे जोड़ना और कैसे ये सुनिश्चित करना कि कोई भी पार्टी पावर में आए, पर जो पार्टी धर्म के नाम का राष्ट्रवाद लाना चाहती है वो पार्टी सत्ता में नहीं आना चाहिए। ये एक मैसेज अगर लोगों तक जाए तो निश्चित रूप से हम देश को सांप्रदायिक और फाशीवादी खतरे से बचा सकते हैं।